इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जैव विकास टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉगस ऑर्गेन्स समवर्ती अंग इसमें से कौन सी है? तो देखिए एनालॉगस क्या होगा? एनालॉगस मतलब होता है एक समान दिखने वाले। अब इसमें से कंपेयर कीजिए कि किसकी जो चीज़ें हैं वो एक समान होती है। देखिए, तितली के पंख और मच्छर के पंख क्या एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। मच्छर के पंख बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं और तितली के पंख अलग होते हैं। मनुष्य के हाथ व घोड़े का अग्रपाद बहुत अलग होता है, मनुष्य के हाथ अलग होते हैं। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ठीक है, इसको हम लोग एक समान दिखता है ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो भी बड़े होते हैं और तितली के पंख भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख ये हम कह सकते हैं कि ये एनालॉगस ऑर्गेन्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म क्या है? डार्विन, देखिए डार्विन एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर ये बना है डार्विनिज्म। तो इसको बताइए अब क्या है? डार्विन ने कौन सा थ्योरी दिया था जिसके नाम पर ये बना है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये किसकी थ्योरी है? डार्विन की। तो जिसे क्या कहा जाता है? डार्विनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो देखिए हमने देखा यहाँ पर प्राकृतिक चयन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन किसका है सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत है, जिनको डार्विनिज्म कहा जाता है इनके सिद्धांत को। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? आर्कियोप्टेरिक्स किनके संयोजन को कहा जाता है? जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और जो पक्षी वर्ग होते हैं, इनके संयोजन को क्या कहा जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? अलग अलग यहाँ पर युग में बांटा गया है, तो इसमें से ऐसा कौन सा युग था जिसमें कोई भी जीवन नहीं था? तो देखिए एजोइक काल यहाँ पर जो है, इसमें कोई भी जीवन इस काल में नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था, जिसको कि म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं? तो म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? डी ह्यूगो ब्रिज ने, या शॉर्ट में डी ब्रिज भी कहते हैं, डी ह्यूगो ब्रिज, इन्होंने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है? म्यूटेशन का जो कारण है वो क्या है? तो म्यूटेशन की जो थ्योरी दी थी किनके द्वारा दिया गया था? डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। और उस म्यूटेशन का जो कारण है वो क्या होता है? वो है क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा तब भी उत्परिवर्तन हो सकता है, जीन में परिवर्तन होगा तभी भी उत्परिवर्तन होगा, और डीएनए में परिवर्तन भी उत्परिवर्तन होगा, यानी कि म्यूटेशन। इन तीनों ही के ही कारण जो है म्यूटेशन होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन हो गया है, ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है? तो देखिए अलग अलग काल में बांटा गया है, जिसमें जो एजोइक काल है इसमें कोई भी जीवन संभव नहीं था, और यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा डायनासोर पाए मीसोजोइक काल, इसीलिए इसको डायनासोरों का सुनहरा काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? जो जीवन है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्री कैम्ब्रियन से हुई है। याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग से यहाँ पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो हुई है।
नेक्स्ट है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे। जो अभी आधुनिक मानव हैं इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे। क्रोमैग्नॉन मानव, याद रखिएगा क्रोमैग्नॉन मानव। नेक्स्ट है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है। मानव की उत्पत्ति यहाँ पर प्लायोसीन युग से हुई है। यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, जीवन की उत्पत्ति, ये नहीं कहा गया कि मानव की ही जीवन, यहाँ पर सिर्फ कहा गया है जीवन की उत्पत्ति, तो वो प्री कैम्ब्रियन से हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है तो आप बताएंगे प्लायोसीन युग से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। जो चट्टान होते हैं उन पर चित्रकारी देखा गया है पुराने समय में, तो यहाँ पर सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो किया गया था निएंडरथल मानव के द्वारा। निएंडरथल मानव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मानव विकास। मानव का जो विकास होता गया जिसको कहा जाता है इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है मध्य एशिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। हमारी जो आधुनिक मानव है सबसे निकट संबंधी इनमें से कौन सी है, तो वो माने जाते हैं गॉरिल्ला। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो बुक है ये किसने लिखा है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये लिखा है डार्विन ने। डार्विन का सिद्धांत भी पता है, डार्विनिज्म कहा जाता है, प्राकृतिक चयन इनका सिद्धांत है। और ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक भी इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये भी कौन हो जाएंगे, ऑपेरी। जीवन की उत्पत्ति ये किसने लिखा, ऑपेरी ने लिखा। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का उदय, ये किसने लिखा, ये लिखा है डार्विन ने। और जीवन की उत्पत्ति ऑपेरी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन सा है, तो मनुष्य का निकट संबंधी है गॉरिल्ला। नेक्स्ट है चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के जो पंख होते हैं वे किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए जो चमगादड़ के पंख होते हैं, टिड्डे के पंख होते हैं और कबूतर के पंख होते हैं, ये एनालॉगस होते हैं, यानी कि दिखने में तो ये समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृपों का युग किसे कहा जाता है। सरीसृप रेप्टाइल्स को के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती हैं इनका युग किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है मीसोजोइक महाकल्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली, पक्षी और चमगादड़ इनके पंख के बारे में आपको बताना है। तो इनके जो पंख होंगे वो भी क्या होंगे, एनालॉगस होंगे, यानी कि समवृत्ति होंगे। हमने देखा था कि जो तितली के पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख होते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉगस होते हैं। और कबूतर जो है वो भी पक्षी के अंतर्गत आता है, तो इसके भी पंख क्या हो जाएंगे, एनालॉगस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस देखिए, जो हमारी ओजोन है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यहाँ 16 सितंबर को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ओजोन को इफ़ेक्ट करती है वो कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्षेत्र के प्ररोहर में सामान्यतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किसी भी कोई एक क्षेत्र है तो उसके जो प्ररोहर हो गई उसमें समय अंतराल, यानी कि समय के साथ जो क्रमबद्ध रूप से एक
ऑर्डर मैनर में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनुक्रमण, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ही होता है ऑर्डर वाइज। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो हरित क्रांति, इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरगर। लेकिन हमारे भारत की बात करें तो भारत में किसे माना जाता है? भारत में माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति भारत में किस टाइम पर आई थी? 1967 1968 के समय में आई थी और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था हरित क्रांति के लिए। नेक्स्ट है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? एक, अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो एक पारिस्थितिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी एक चीज़ इफ़ेक्ट होती है, कोई भी एक वर्ग इफ़ेक्ट होता है, तो पूरी हमारी जो पारिस्थितिक संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी विनिर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को क्या कहा जाता है? कोई भी जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले, कोई जैविक तंत्र है, इसके कोई घटक नहीं है, तो उसे हम विदेशी यौगिक कह देते हैं। तो उस किसको माना जाता है? तो वो जीनोबायोटिक्स, ये एक विदेशी यौगिक के रूप में जाना जाता है जो कि जैविक तंत्र में एक घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव शब्द मंडल से क्या आशय है? बेसिकली यहाँ पर जीव मंडल से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? पृथ्वी पर जल का क्षेत्र जो जीवन का समर्थन कर सकता है। तो सिर्फ जल के ही क्षेत्र से जीवमंडल बन सकता है? नहीं, जीवमंडल ये सिर्फ जल हो इसको जीवमंडल नहीं कहेंगे। दूसरा, पृथ्वी के, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पृथ्वी के गिर्द मृदा, जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्षम हो। तो बिल्कुल सही, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? जीवमंडल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ का एक अंश जो वनस्पति जात का समर्थन कर सकता है। तो केवल जो वनस्पति का ही समर्थन करेगा उसे ही हम जीवमंडल नहीं कहेंगे। जीवमंडल में जो वनस्पति जगत है और जो प्राणी जगत है, इन आपस में दोनों का समर्थन करने में जो सक्षम होगा उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गिर्द वायु के अंश जहाँ जीवन का अस्तित्व हो। तो सिर्फ क्या वायु के ही अंश से यहाँ पर हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? निम्नीकरण का क्षेत्र, जहां पर निम्नीकरण का क्षेत्र होता है वहां पर मछलियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है, मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? जो मरुस्थल होते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर के जो जानवर पाए जाते हैं वो गर्मी के समय में लंबी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता, आइस्टिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊंट का कुकुद डैश ऊतक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जल का उपलब्ध कराता है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर? वसामय।
जल का जो ऊँट है, ऊँट का जो कुकुद होता है वो वसा में ऊतक से बना हुआ होता है। तो जब भी उसको जल की आवश्यकता होती है तो वो क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और उसे जल मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएएच के उपापचयी मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत। तो उपापचय से क्या बनती है, कैंसर जनी, विरूपक जनी और उत्परिवर्तन जनी। ये इन तीनों का ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं। अभी समजात पूछा है, यानी कि दिखने में वो समान हो या ना हो, लेकिन उसके जो काम है, करने का तरीका है, वो सेम होना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, जो घोड़ा होता है उसके अग्रपद और आदमी के अग्रपद देखने में तो एक समान नहीं होते, लेकिन ये जो काम है उनके एक समान होते हैं। घोड़े का अग्रपद दौड़ने में काम आता है और आदमी का भी दौड़ने में काम आता है, यानी कि दिखने में समान तो नहीं है, लेकिन इसका दोनों का काम समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। ये बात करें तो ये किसके शरीर में पाया जाता है, कीट। जो कीट होते हैं उनमें पाया जाता है स्पर्श रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। किस कारणवश जो चमगादड़ है वो पक्षी से भिन्न है। चलिए देखते हैं, पहला क्या लिखा है, पंखों के कारण। तो देखिए, दोनों के पंख तो होते हैं, तो पंखों के कारण इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। दूसरा, लघु मस्तिष्क के कारण, ये भी इनमें कोई विभिन्नता का कारण नहीं है। चार खाने वाला हृदय होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें चार खाने वाला हृदय होने के कारण नहीं, इसके जो हार्ट चैम्बर होते हैं, जो पक्षी होते हैं और चमगादड़ होते हैं, इनमें टोटल चार चार होता है, तो ये तो सेम हो गए, इनमें कोई विभिन्नता नहीं है। लेकिन इनमें किसके कारण विभिन्नता पाई जाती है, इनके डायफ्राम के कारण विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग और अप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा बताया गया था, प्रयोग और अप्रयोग का नियम। आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी, लैमार्क। लैमार्क के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, उसको कहा जाता है जैव विविधता। तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेगी, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको पौधे देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं, बहुत सारी स्पीसीज अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। क्या कहा जाएगा, पारिस्थितिकीय पद छाप कहा जाएगा। मतलब कोई एक मनुष्य है, इसके जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो कम से कम उसको भूमि की आवश्यकता होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, पारिस्थितिकीय पद छाप कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता, या उनके अकॉर्डिंग उनको जो खाना चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त की कगार में चले जाते हैं। तो ऐसा कौन सी शाखा है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है। परागाणु विज्ञान, ये किनसे संबंधित है, विलुप्त जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैव विविधता क्या है। देखिए, मैंने आपको जैव विविधता क्या होता है इसके बारे में आपको बताया हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग पर आप यहाँ पर आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, जैव विविधता
क्या होगा, एक वन में, ठीक, एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात, मैंने आपको बताया कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पीसीज हो सकते हैं, तो एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और जो प्राणी जात होंगे तो उसे हम कह सकते हैं जैव विविधता। अब आगे देख लेते हैं, सेकेंड क्या लिखा हुआ है, बहुत से वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक ए वन है, एक बी वन है, एक सी वन है, ए में ए प्रकार का वन है, बी में बी प्रकार का वन है और सी में सी प्रकार का वन है, इसको हम लोग जैव विविधता नहीं कहेंगे क्योंकि एक क्षेत्र में एक ही प्रकार का पाया जा रहा है, ठीक, तो उसको हम जैव विविधता नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वन में एक जाति की बहुत सी आबादी। अभी जस्ट हमने देखा एक वन में एक ही प्रकार की जाति, लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत सारे हैं, तो इसे हम जैव विविधता नहीं कहेंगे। भले ही क्वांटिटी में कम हो, लेकिन उसके जो प्रकार हैं वो अलग अलग प्रकार के वहाँ पे मिलने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे जैव विविधता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन कौन सा है। निष्क्रिय अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब जिसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है, उसके आपको यहाँ पर ग्रुप्स को ढूंढना है। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें जो हमारे शरीर में जिनका कोई भी इतना काम नहीं है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी कान होती है उसके बाहर में एक और, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर जो होती है उसका कोई काम नहीं है, वो हमारे कुछ काम नहीं आता। हमारे जो सुनने का काम होता है वो अंदर की चीज़ों से हम सुन सकते हैं, बस वो एक स्ट्रक्चर रूप वहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेंटियोलॉजी का अध्ययन, पैलेंटियोलॉजी जो अध्ययन है ये किसका अध्ययन करते हैं हम इसमें, तो इसके अंतर्गत जो फॉसिल्स होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनकी स्टडी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति नाम किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, श्वेत क्रांति जो है किससे रिलेटेड है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति से। स्वामीनाथन की बात करें तो ये है हरित क्रांति से रिलेटेड हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के जो संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि जो प्राचीन काल के जानवर हैं, पौधे हो गए या इसी तरीके के अन्य जो जीव हैं, इनके जो अवशेष या चिन्ह हमको मिल जाते हैं, तो उनकी जो स्टडी की जाती है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। को इनकी स्टडी क्या कहलाती है, इनकी स्टडी कहलाती है आपकी पैलेंटियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, फॉसिल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसमें हम बर्ड्स जितने भी होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिए विकास का सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशन, मानव का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इसको किसके द्वारा समझाया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा समझाया गया था। तो ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और प्राकृतिक चयन ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, डार्विनिज्म जिसको कि कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो किसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हम लोग ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कैंसर। कैंसर की जो स्टडी होती है, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, बेसिकली इसकी स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कौन है, ये है टार्डीग्रेड, बस नाम याद रखिएगा। चल, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है।
वो कौन हो जाएंगे? विल्हेम वुंडुट। विल्हेम वुंडुट मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये हैं। नेक्स्ट, डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी, इसकी जो अवधारणा है बिल्कुल अंधविश्वास से भरी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको एक ऑर्डर में जमाएंगे। सबसे पहले म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन के बाद क्या होगा, म्यूटेशन होगी तो जननात्मक विलगनन होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस होने के बाद नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन के बाद डेवलपमेंट होगा। ABCD ही इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति, इसके बारे में ऑपेरिन ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड हो जाएगा रासायनिक विकास से, रासायनिक विकास से। नेक्स्ट है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? जितने भी प्रजाति हैं यहाँ पर, उनमें जो उनकी संख्या है उसको नियमित बनाए रखने के लिए और उनके जो विलुप्त न हो जाए, उनको विलोपन से रोकने के लिए कौन सी चीज़ों का आवश्यक है? तो देखिए उसके लिए क्या आवश्यक है? आंसर क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला जो काम होता है वो भिन्न होता है, वो कौन सा होगा? मैंने आपको इसके बारे में डिफरेंस पहले ही बता दिए हैं कुछ क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल वाइज इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं समरूप अंग। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं देखते हैं। जो कीट के पंख होते हैं और पक्षी के पंख होते हैं वो क्या होंगे? समरूप होंगे। दूसरा सुनिएगा, जो कीट के पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख होते हैं वो भी क्या है? समरूप हैं। चने के पौधे और मटर के पौधे ये क्या है? ये समरूप में आएंगे। चने के पौधे और अंगूर की जो बेल होती है ये क्या होंगे? ये भी समरूप में आएंगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। वे अंग जो दिखने में समान होते हैं, ये कि हमको दो चीज़ों को देके कुछ समानता हम सोच सकते हैं, वह उनके जो थोड़े काम करने के तरीके हैं, वो काम है वो भी समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है और स्ट्रक्चर जो है, उनकी जो संरचना है वो क्या है? भिन्न है। वो क्या हो जाएगी? समरूप होगी। समजात में हम समझते हैं, पहले एग्जाम्पल सुनिएगा। समजात में क्या क्या है? पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, ये देखने में हम कभी भी इसको समानता नहीं बता सकते क्योंकि अलग ही होता है ना। दूसरा, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेंढक में अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। अब देखिए पक्षी के पंख होते हैं लेकिन मेंढक को तो पंख नहीं होता ना, लेकिन इसको किस में रखा है? समजात में रखा है। अब इसका डेफिनेशन सुनिए। अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे? समजात अंग में होंगे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए क्या कह रहा है? अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, किसमें? प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, किससे होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? उनकी जो जो विशेषताएं पाई जाती है उसको सोचिए और यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो उसमें नहीं पाया जाएगा, उसको आपको टिक करना है। देखिए, गलफड़े पाए जाते हैं, ये तो सही है, जो कि उसके सांस लेने में काम आते हैं। हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल होता है, शल्क का बाह्य कंकाल होता है, लेकिन उनमें कोई भी स्यूडो कॉलम नहीं पाया जाता है। ओके, स्यूडो कॉलम नहीं पाया जाएगा, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है? तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, साइंस के अंतर्गत नहीं आएगा, बट याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, डैश श्रम रूप अंग है? अब सोचिए इसमें से कौन सा हो सकता है। जो लॉबस्टर की पूंछ होती है और व्हेल के जो फाल होते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? समरूप के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? जो भी प्रजातियां हैं इनमें ऐसा क्या है जो जीवित रहने के लिए हमें लाभ प्रदान कर सकता है, या फिर जो हमारी आनुवंशिक क्रम होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उसमें योगदान भी कर सकता है? तो वो क्या होगा? परिवर्तन। नेक्स्ट है, डैश इज नोन एज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो हमने देख लिया था कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स या स्टडी ऑफ जो जीवाश्म होती है इसको हम क्या कहते हैं? पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है, यानी कि जो म्यूटेशन है वो आनुवांशिक नहीं होता है। तो इसमें देखिए, जो प्रतिलिपिकरण होती है ये तो हमारी आनुवांशिक होती है म्यूटेशन में, प्रविष्टि भी होती है, विलोपन भी होती है, लेकिन जो दैहिक होती है, दैहिक ये उत्परिवर्तन, इनका म्यूटेशन नहीं होता है। ओके, तो देखिए इस टॉपिक से हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।